गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हम लोगों का आज का जो क्लास है वो क्लास हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने सिस्टम पे, जो अपना स्वतंत्रता संग्राम का जो इशू है, जो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा है। तो इंडिया के अगर फ्रीडम स्ट्रगल को हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के आने के बाद परिवर्तन किस तरह से होते हैं और कैसा परिवर्तन होता है। अगर हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म को समझने की कोशिश करें तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आता है, इसके बाद एक पहला फर्क क्या होता है, सरकार दमन की नीति अपनाती है। अगर हम 1909 से 1914 के बीच का समय देखें तो 1909 टू 1914 जो गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट और मोटिव होता है वह सरकार क्या करती है, वह दमन का नीति अख्तियार करने लगती है कि सरकार जो है हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का दमन करना शुरू कर देती है। तो यह काल कहा जाता है कि दमन का काल है 1909 से 1914 का जो समय है, जो टाइम है, वह टाइम बोलते हैं कि वह दमन का काल कहते हैं। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म, इसीलिए एक सवाल आता है किसने बांटो राज्य करो की नीति शुरू की, आंसर आता है मिंटो। Who has started the policy of divide and rule? The name is coming on the Minto. तो जो 1909 से 1914 के बीच जो प्रक्रियाएं हुई हैं उसमें दमन समझौता फूट, दमन समझौता फूट राजकोट। अब इसी पर आप मेंस का सवाल बना लीजिए। 1909 से 14 के बीच की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में सरकार ने कौन सी पॉलिसी अख्तियार करनी शुरू की। तो रिप्रेशन, कंसिलिएशन, डिवाइड एंड रूल, रिप्रेशन, कंसिलिएशन, डिवाइड एंड रूल, यह 1909 से 14 के बीच सरकार की घोषित नीति हमारे सामने प्रस्तुत होती है। अब अगर हम यह देखने की कोशिश करें कौन कौन सी कोशिश की गई, तो उन्होंने जो सभाएं थी उनको राजद्रोह कह दिया गया। ये राजद्रोहात्मक है, सेडिशन करती है। समाचार पत्रों पर पाबंदी लगाती है। अगर हम उस समय के घटनाक्रम को देखें तो उन्होंने समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी और 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा दिया। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा दिया। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगा दिया। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंदर किया क्या, बंगाल की सभी जो प्रमुख समितियां थीं उन पर प्रतिबंध लगाया सकता था और देश निकाला दिया गया। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, दोनों को 1908 में देश निकाला दे दिया गया। दोनों को देश के बाहर कर दिया गया। और इस तरह जो सरकार की मंशा थी, अब अब ये क्या है, ये सरकार का दम था। 1909 में जो एक्ट आता है वह एक समझौते का भी प्रयास था और फूट डालने का भी प्रयास था। अब हम 1909 के एक्ट को हमने बड़ा विस्तार से कल समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा उसको हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि 1909 का जो एक्ट था उसमें बजट,
याद कैसे करोगे? बजट प्रश्न। देखिए सवाल, आप फैक्ट्स को याद कैसे करोगे, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो 1909 के एक्ट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमने पढ़ाया था, मैं इसको जस्ट आपको और आसान कर रहा हूँ, कैसे आप इसको याद कर सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब दो काउंसिल थी, प्रोविंशियल और इंपीरियल। तो जो 1909 के एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न करने और प्रस्ताव के प्रयोजन, बजट प्रश्न प्रस्ताव के प्रयोजन, बजट बहस, प्रश्न करने, प्रस्ताव प्रयोजन। बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने, प्रश्न करने, प्रस्ताव के प्रयोजन की कुछ शक्ति दी, साथ में चुनाव का सिद्धांत। अगर आपको सबसे आसान तरीके से लिखना है, आप इतने से भी काम निकाल सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप इतने से भी काम निकाल सकते हो। तो 1909 के एक्ट का एक प्रोविजन क्या था? बजट पर बहस करने, प्रश्न करने और प्रस्तावों के प्रयोजन पर कुछ शक्तियां दी गई और चुनाव का सिद्धांत, यह औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? यह उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब दूसरी बात, उन्होंने अभी हो गया ब्लॉक एक, दूसरा ब्लॉक है विशेष प्रावधान। यह आपका एक ब्लॉक हो गया जो आपका डेमोक्रेटिक ब्लॉक हो गया। आइए दूसरा क्या है? विशेष प्रावधान। अब विशेष प्रावधान में क्या किया उन्होंने? व्यावसायिक वर्गों, मुसलमान, यूरोपीय, व्यावसायिक वर्ग, मुसलमान, व्यावसायिक वर्ग, मुसलमान, व्यावसायिक वर्ग, मुसलमान, यूरोपीय, वाणिज्य, व्यापारिक प्रतिनिधि, व्यापारिक प्रतिनिधि, व्यावसायिक वर्ग, मुसलमान, यूरोपीय और जो व्यापारिक प्रतिनिधि क्या है? यह विशेष प्रावधान। तो विशेष प्रावधान किसको किया? व्यावसायिक वर्ग को किया, मुसलमान को किया, व्यापारिक वर्ग किया। तीसरा, आइए तीसरा ब्लॉक, इंपीरियल ब्रिटिश नियंत्रण बनाना। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश का नियंत्रण बना रहा और उसमें सरकारी बहुमत को बरकरार रखा गया, जिसमें 60 में से 27 आउट ऑफ 60 27 चूजन। इससे क्या हो गया कि जो सरकार का नियंत्रण इस पे बना रहा और जो प्रांतीय था उसमें प्रांतीय में किया जरूर गया लेकिन छलावा ही था, प्रांतीय में छलावा ही था।
जो प्रांतीय में उन्होंने दिया वह छलावा ही था। क्यों? उसमें भी नामांकित लोग थे, प्रांतीय में छलावा ही था। प्रांतीय जो उन्होंने बनाई वो भी छलावा ही था, वह भी पूरी तरह से नेतृत्व था। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सदस्य नामांकित थे। बंगाल ऐसा प्रांत था जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का था। बंगाल अकेला निर्वाचित बंगाल अकेला था जहां पर निर्वाचित लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया और भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया वह राजनीतिक रूप से जो खतरनाक प्रत्याशी हो, राजनीतिक खतरनाक प्रत्याशी चुनाव, ऐसे सिंपल लिखे, राजनीतिक खतरनाक प्रत्याशी चुनाव स्वरूप लाएगी। और जो चुनी हुई सीटें थी, 27 जो चुनी हुई सीटें थी, अब यहाँ क्या है, जो 27 चुनी हुई सीटें हैं ये, यस, जो 27 चुनी हुई सीटें हैं, इन 27 चुनी हुई सीटों में 8 जो थी, 27 जो चुनी सीटें थी, 27 में 8, इससे आपको याद रहेगा जो 27 चुनी सीटें हैं उसमें 8 मुस्लिम को उन्होंने निर्वाचन मंडल में छोड़ दी। और 1910 का जो चुनाव था मुसलमान सामान्य सीटों में भी जीत गया। और 1910 के चुनाव में मुसलमान सामान्य क्लियर हो गया? यह आपका एक चार्ट बन गया आपके 1909 के एक्ट को लेकर। लिख लिया इसको आप लोगों ने? एनीथिंग यू वांट मोर टू एक्सप्लेन? बोलिए। साफ दिख नहीं रहा है? किसको साफ नहीं दिख रहा है? साफ किसको नहीं दिख रहा है? भाई नेटवर्क आपका खराब होगा, यहां तो एकदम ठीक है। आवाज ठीक हुई? आवाज बेहतर हुई या नहीं हुई अभी? जल्दी बोलिए। ठीक तो आ रहा है? कोई दिक्कत है? आवाज ठीक हुई या नहीं हुई? वॉइस इज फाइन और नॉट फाइन? ओके। अब इसके बाद हम थोड़ा मुसलमानों पे, शिमला पे आते हैं। जरा हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। शिमला प्रतिनिधिमंडल, यह क्या था? ये शिमला प्रतिनिधिमंडल था जिसमें मुसलमान तो जो नेता लोग थे वो 1906 में मिंटो से मिले। 1906 मिंटो से मिले। 1906 में यह मिंटो से मिले और उन्होंने यह कहा कि अब मिलके क्या बोला, साम्राज्य के हिफाजत के लिए मुसलमानों का योगदान। इन्होंने मुसलमानों के योगदान की बात की।
साफ हुआ नहीं हुआ? इट्स क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। भाई अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प फ्रॉम हियर, तो ट्राई टू वर्क ऑन योर नेटवर्क। तो 1909 में मिंटो से मिले मुसलमानों का योगदान साम्राज्य के लिए प्राप्त किया जाए, और क्या बोला, संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हमको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए। और इसी से सलीमुल्लाह ने, जो इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग पर सलीमुल्लाह ने अधिकार कर लिया। अब उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, कि अगर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखें, एक सवाल, अब जब आप सांप्रदायिकता का सवाल देखेंगे तो मुस्लिम लीग कैसे आगे बढ़ी, मुस्लिम लीग कैसे आगे बढ़ी, मुस्लिम लीग कैसे आगे बढ़ी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमको यहां समझनी चाहिए, कि जो मुस्लिम लीग था, जो मुस्लिम लीग था वह किस तरह से आगे बढ़ा, इसको समझने की आवश्यकता है। कि यह मुस्लिम लीग जिसकी सदस्यता बहुत कम थी, वह कैसे, जो आरंभ में कांग्रेस की भिखमंगी नीति को देखती थी, वह कैसे आगे बढ़ी। उसका कारण क्या है? ब्रिटिश सपोर्ट, ब्रिटिश समर्थन मुस्लिम लीग को इतना ज्यादा मिलता गया कि मुस्लिम लीग आगे बढ़ती चली गई। अब 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, अब एक सवाल फिर क्या होगा, सबसे छोटा एक्ट, सबसे कम समय तक टिकाऊ एक्ट कौन रहा? (1909) का एक्ट, यह 1918 में समाप्त हो गया। देखिए सवाल ऐसे ही बनते हैं छोटे छोटे। सबसे कम समय तक टिकाऊ एक्ट कौन रहा? 1909 का एक्ट रहा, चूंकि अब 1918 में समाप्त हो गया। और 1909 के एक्ट पर अगर हम लोगों की प्रतिक्रिया देखें तो जो मालवीय जी की प्रतिक्रिया थी वह इसकी आलोचना करते हैं, चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों को पक्षधरता की थी 1909 के एक्ट में। अब 1907 के सूरत के बाद कांग्रेस के अधिवेशन में संख्या कम हो गई। अब देखिए, इसको आप मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव से भी जोड़कर देख सकते हो। क्यों कम हो गई? क्योंकि गर्मपंथी अब कुछ करते नहीं थे, बाहर थे। नरमपंथी एक संवैधानिक राजनीति करते थे, इसलिए जनता का इनमें कोई आकर्षण नहीं रहा। तो 1909 के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें बहुत कम संख्या उपस्थिति हो गई। अब नरमपंथी क्या करते थे? सिर्फ बढ़िया भाषण देते थे। Only they are able to speak the better way, nothing else they can do. गर्मपंथी जो एक्शन वाले लोग थे वह परिदृश्य से बाहर हो गए थे। और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। इस बंगाल के विभाजन के रद्द से क्या हो गया? जो मुस्लिमों का ईट, देखिए मैं सारे प्रीलिम्स क्वेश्चन को डाल के बनाने की कोशिश कर रहा हूं आज। 1911 में जब बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, तो बंगाल के विभाजन के रद्द होने से क्या हो गया? जो मुस्लिम इलीट थे, उन मुस्लिम इलीट को धक्का लगा। बंगाल विभाजन धक्का लगा, मुसलमान अभिजात दुखी, मुस्लिम इलीट नॉट हैप्पी।
यह आपके ऑप्शन में समा सकता है। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। उससे जो मुसलमानों का अभिजात्य वर्ग था वह दुखी रहा, वो खुश नहीं हुआ है। और यह रद्द कहां किया गया? दिसंबर 11 में, 4 दिसंबर 11 जॉर्ज पंचम दिल्ली घोषणा। दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में घोषणा करके इस विभाजन को रद्द कर दिया। तो जो इस विभाजन को रद्द करने से मुसलमानों को वो धक्का लगा। 25 अगस्त 1911 राजधानी परिवर्तन। 25 अगस्त 1911 को राजधानी का परिवर्तन किया गया। इस राजधानी, अब देखिए आप याद रखिएगा कि घोषणा यह है दिसंबर 1911, यह है दिसंबर 1911, यह 25 अगस्त 1911। अगर क्रोनोलॉजी बनाई जाती है तो ध्यान रखिएगा। तो दिसंबर 1911, 25 अगस्त 1911 को भारत सरकार का डिस्पैच था, उसमें बंगाल के एकीकरण को, राजधानी को दिल्ली जोड़ दिया। अब इससे क्या हो गया? पर्पस क्या था? प्रयोजन, मुसलमान भावनाओं को शांत करना। प्रयोजन, मुसलमान भावनाओं को शांत करना। सवाल क्या हो गया? सवाल क्या बना? देखिए सवाल, 1911 का जो दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ है कलकत्ता से, उसका उद्देश्य क्या था? ए, दिल्ली केंद्र में था इसलिए यहां पे आना। बी, वह राजधानी परिवर्तन करके यहां सुधार करना चाहते थे। सी, वो मुसलमान भावनाओं को शांत करना चाहते थे। तो आप इस सवाल को देखिए, सवालों के उत्तर को आप अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो 1911 में जो राजधानी परिवर्तन होता है उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चेंज ऑफ द राजधानी? तो क्या हो गया? मुसलमान भावनाओं को शांत रखना। गलत नहीं होगा ना आप लोगों से? फिर मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं कि अंग्रेजों ने 25 अगस्त 1911 को राजधानी परिवर्तन क्यों किया? उस राजधानी परिवर्तन के पीछे प्रयोजन क्या था? तो जो बंगाल के एकीकरण को, अब देखिए इसको और जोड़िए, बंगाल का एकीकरण, इससे आप राजधानी परिवर्तन को जोड़िए। ऐसे ही सवाल आते हैं। बंगाल के एकीकरण को राजधानी परिवर्तन से जोड़िए, और बंगाल के एकीकरण से क्या हुआ? मुसलमान भावनाओं को शांत करना। इस क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो 25 अगस्त 1911 को जो भारत के डिस्पैच के जो गवर्नर ने बंगाल के एकीकरण को राजधानी को हटाकर दिल्ली लाने से जोड़ा, और जिसका प्रयोजन क्या था? मुसलमानों की भावनाओं को शांत करना। एक महत्वपूर्ण विचार और था, वायसराय को प्रांतीय दबावों से सुरक्षित रखना। दूसरा, एक कारण ये हो गया। कारण नंबर 2, वायसराय को प्रांतीय दबावों से दूर रखना। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आएगा, ध्यान रखिएगा। वायसराय को प्रांतीय दबावों से दूर रखना, क्योंकि अंततः जो प्रांतों में स्वायत्त शासन का बृहत्तर रूप में आना अवश्य संभव था। क्यों? क्योंकि प्रांतों में स्वायत्त शासन आना अवश्यंभावी था। प्रांतों में स्वायत्त शासन आना अवश्यंभावी था, इसको उन्होंने देख लिया था।
और कलकत्ता एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रांत था, बंगाल महत्वपूर्ण प्रांत था, और दिल्ली एक ऐसा स्थान था जो प्रांतीय स्वायत्त शासन जो अवश्यंभावी था उससे दूर करने का प्रयास था। इट्स क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है या नहीं क्लियर है? अभी भी आवाज में शिकायत है? आप लोग लिखते हुए रहिए, थोड़ा तो आपको समझने लगे। अब देखिए यहां अब अंग्रेज मुसलमान अलगाव हो रहा है। अगला टॉपिक कि 1909 के सुधारों के बावजूद, जिसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, मुसलमान अंग्रेज अलगाव क्यों हुआ, जिसकी परिणति एक आंदोलन के रूप में होती है। अंग्रेज मुसलमान अलगाव क्यों हुआ, उसके लिए 2-3 तरह की बातें हैं। पहली बात, बाल्कन का युद्ध। पहला, बाल्कन का युद्ध, जहां न समझ में आप बोलते क्या, इट्स वेरी डीप एनालिसिस है, थोड़ा सा समय लगता है आप अभ्यर्थी को समझने में। पहला कारण क्या था? बाल्कन का युद्ध था। अब 1911-12 में इटली और बाल्कन का जो युद्ध था उसमें इंग्लैंड द्वारा तुर्की को सहायता न देना। बाल्कन का युद्ध हुआ, उसमें इंग्लैंड द्वारा तुर्की को सहायता न देना। ठीक है, जो बाल्कन का जो युद्ध हुआ 1911 में इटली और बाल्कन में, उसमें इंग्लैंड ने तुर्की को सहायता न दिया। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को हार्डिंग द्वारा अस्वीकार करना। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रस्ताव हार्डिंग द्वारा अस्वीकार करना। एक हो गया राष्ट्रीय, एक हो गया देशी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो बनाने का प्रस्ताव था हार्डिंग। तीसरा, 1913 में कानपुर में मस्जिद से लगे चबूतरे को तोड़ना। 1913 में कानपुर मस्जिद से लगे चबूतरे को तोड़ना। सवाल क्या बना कि 1909 के सुधारों के बावजूद 1911 के बाद मुसलमान अंग्रेज अलगाव क्यों हुआ। ठीक है, इट्स फाइन। Anyone has any problem? 1909 के सुधारों के बावजूद, जिसमें अंग्रेजों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट का तोहफा भी मिला, उसके बावजूद मुसलमानों में अंग्रेजों में अलगाव क्यों हुआ। ये 3 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण मुसलमानों और अंग्रेजों में अलगाव हो गया। अब उसके बाद जब अलगाव हुआ तो मुसलमानों का ब्रिटिश विरोधी स्वर, इसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों का ब्रिटिश विरोधी स्वर स्टार्ट हो गया। मुसलमान ब्रिटिश विरोधी स्वर। जब यह मुसलमानों ने इन 3 कारणों से अलगाव हो गया तो मुसलमानों का ब्रिटिश विरोधी स्वर शुरू हो गया और कुछ पत्रिकाएं निकलने लग गईं जिन्होंने ब्रिटिश विरोध की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। मोहम्मद अली कॉमरेड कलकत्ता,
जो पत्रिकाएं आपके एग्जाम में आती है महत्वपूर्ण होती है। मोहम्मद अली कॉमरेड कलकत्ता, मोहम्मद अली कॉमरेड कलकत्ता, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल कलकत्ता, अबुल कलाम अल हिलाल कलकत्ता, मोहम्मद अली कॉमरेड कलकत्ता, अबुल कलाम अल हिलाल कलकत्ता, जफर अली खान जमींदार लाहौर, जफर अली खान जमींदार लाहौर, जफर अली खान जमींदार और मोहम्मद अली कॉमरेड कलकत्ता, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल कलकत्ता, जफर अली खान जमींदार लाहौर। अब इन पत्रिकाओं ने क्या किया? अखिल इस्लामी और ब्रिटिश विरोधी क्या किया इन्होंने? इन पत्रिकाओं ने क्या किया? तीनों ने, अखिल इस्लामी और ब्रिटिश विरोधी, अखिल इस्लामी और ब्रिटिश विरोधी स्वर अख्तियार कर लिया। अखिल इस्लामी और ब्रिटिश विरोधी स्वर इन पत्रिकाओं ने अख्तियार कर लिया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जो अली बंधुओं ने मुसलमानों की जो पाक जगह थी उनको सुरक्षित करने के लिए धन जुटाना शुरू किया और 1913 में अंजुमे खुदामे काबा, अंजुमे खुदामे काबा, अंजुमे खुदामे काबा अली बंधु, यह क्यों बनाया गया? अंजुमे खुदामे कामा किसने बनाया, क्यों बनाया? अंजुमे खुदामे कामा अली बंधु ने मुसलमानों की पाक जगहों की सुरक्षा करने के लिए धन जुटाने के लक्ष्य से बनाया। क्यों बनाया गया? अंजुमे खुदामे काबा क्यों बना? पाक जगह सुरक्षित धन संग्रह, पाक जगह सुरक्षित धन संग्रह, पाक जो मुसलमानों की पाक जगहें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए धन संग्रह के लिए बनाया गया। और मुस्लिम लीग के जो एक सचिव थे उन्होंने लीग का जो लक्ष्य क्या रखा? संवैधानिक तरीकों से स्वायत्त शासन, संवैधानिक तरीकों से स्वायत्त शासन, यह लीग का लक्ष्य हो गया। संवैधानिक तरीकों से स्वायत्त शासन लीग का लक्ष्य हो गया। तो लीग ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया कि यह प्रस्ताव पारित हो गया मुस्लिम लीग में कि संवैधानिक तरीकों से स्वायत्त शासन प्राप्त करना हमारा लक्ष्य बन गया है। यह वह पृष्ठभूमि थी जिस पर खिलाफत आंदोलन जन्म लेता है। अब इस तथ्य को कितनी तरीके से आप कर सकते हो? वह पृष्ठभूमि थी जिस पर खिलाफत आंदोलन जन्म लेता है। हिंदू मुसलमान राजनीतिक सहयोग का दौर शुरू होता है।
गांधी के आंदोलन की जमीन बनने लगती है। यह सवाल अभी तक सिविल सर्विसेज में नहीं आया है, यह सवाल मैं आपको तैयार कर रहा हूं। गॉट द क्वेश्चन? सवाल कंट्रोल में आया नहीं आया? यह जो तकरीबन 30 मिनट मैंने आपको पढ़ाया, 31 मिनट, इसके पढ़ाने के पीछे लक्ष्य क्या था कि मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता था जहां से 4-5 प्रवृत्तियां साफ साफ दिख रही हैं। प्रवृत्ति नंबर 1, 1909 के सुधारों के बावजूद, अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को कंसेशन देने के बावजूद एक अखिल इस्लामी आंदोलन का जन्म होता है। उस अखिल इस्लामी आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध साफ साफ दिखता है। पॉइंट नंबर 2, लीग और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह गया था। जो कांग्रेस का घोषित लक्ष्य था वही घोषित लक्ष्य लीग का हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कि यह एक ऐसा दौर स्टार्ट होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा दौर स्टार्ट होता है जिस पर खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। पॉइंट नंबर 4, हिंदू मुसलमान राजनीतिक सहयोग का एक युग आरंभ होता है और सबसे बड़ा हिंदू मुसलमानों का जो राजनीतिक सहयोग है वह गांधी के असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में ही दिखाई देता है। गांधी के आंदोलन की जमीन बनने लगती है। आप ये सारी चीजें लिखोगे तभी अगर ये मॉडल कोई क्वेश्चन बनता है। प्रीलिम्स के सवाल बिल्कुल गलत नहीं होंगे, मैं ऑलमोस्ट सारे सवालों का आंसर कर दिया है। Now I am proceeding towards the main to explain that how you can take care of these issues. अब हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि 1909 के बाद किसी को इस पॉइंट में दिक्कत आई? अगर आ गई हो तो मैं दूसरे पॉइंट को टच करूं। मैं 1909 के बाद जो क्रांतिकारी आतंकवाद है वह कब और कैसे जन्म लेता है? तो 1909 के बीच जो क्रांतिकारी आतंकवाद है वह किस तरह दिखाई देता है? तो बंगाल में जो क्रांतिकारी आतंकवाद के क्षीण होने के कोई लक्षण 1911 के बाद 1909 के बाद दिखाई देते हैं। दिसंबर 1911 का जो विभाजन था, जिसको रद्द करने वाला एक जो राजसी वरदान था जो बड़े तामझाम के साथ किया गया, उसका भी आतंकवाद के कंट्रोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ढाका की अनुशीलन समिति, जो ढाका की अनुशीलन समिति है, जो ढाका की अनुशीलन समिति है, इसकी बहुत शाखाएं होने लगी हैं और जतीन नाथ मुखर्जी के नेतृत्व में युगांतर पार्टी बनती है। जतीन नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी, इनके नेतृत्व में युगांतर पार्टी का निर्माण होता है। और रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल, कई बार पूछ लेते हैं इनमें कौन उग्रवादी था कौन नहीं था। रास बिहारी बोस, सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन दोनों ने मिलकर एक गुप्त संगठन की स्थापना की। और जब दिसंबर 1912 में हार्डिंग राजधानी में प्रवेश कर रहे थे, उन पर बम चलाया गया। बाहर, भारत के बाहर 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1905 में श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने
भारत जो लंदन में भारतीय विद्यार्थियों ने एक इंडिया हाउस खोला। उन्होंने कहाँ खोला? लंदन। ये सब सवाल प्रीलिम्स में आए हुए हैं। एवरी क्वेश्चन हैज केम इन द प्रीलिम्स इन लास्ट 20 इयर्स। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस खोला और एक पत्रिका निकाली, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका। सब सवाल आया हुआ है, इसीलिए मैं सब लिख रहा हूं। पत्रिका निकाली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अब सवाल क्या हो गया? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने निकाला? एक पत्रिका निकाली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और इंडियन होम रूल की सोसाइटी की। इंडियन होम रूल, अब एक होम रूल आ जाएगा, कंफ्यूज कर जाओगे। इंडियन होम रूल की स्थापना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने एक छात्रवृत्ति की योजना शुरू की। छात्रवृत्ति योजना शुरू की, स्कॉलरशिप शुरू किया। स्कॉलरशिप स्टार्ट किया और जुझारू लोगों को वहां बुलाया। और जुझारू लोगों को वहां बुलाने की प्रक्रिया का आरंभ किया। वो हम विदेश आ गए। मदन लाल धींगरा, जुलाई 1909। मदन लाल धींगरा जुलाई 1909। कर्नल वायली हत्या। मदन लाल धींगरा ने जुलाई 1909 में कर्नल वायली की उन्होंने हत्या कर दी और उस पर वो फांसी पे चढ़ गए। उसी समय 1910 में, अगला सवाल फिर प्रीलिम्स आ चुका है। 1910 सावरकर काला पानी नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। 1910 सावरकर काला पानी। 1910 में सावरकर को काला पानी हुआ। किसमें हुआ? नासिक षड्यंत्र मामले में। अब यूरोप में जो भारतीय क्रांतिकारियों के नए केंद्र कहां बने? पेरिस और जिनेवा। नए केंद्र यूरोप, नए केंद्र पेरिस, जिनेवा। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के नए केंद्र बन गए। ये केंद्र बने पेरिस में और जिनेवा में। मैडम कामा यहां से वंदे मातरम निकालती थी। मैडम कामा निकालती थी वंदे मातरम। मैडम कामा निकालती थी यहां पर वंदे मातरम। वंदे मातरम निकालती थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे सवाल बहुत आ चुके हैं, जो छूटा हुआ है साल 2 साल में आएगा ही आएगा। मैडम कामा वंदे मातरम वहां से निकाला करती थी। वह एक फ्रांस, जो मैडम कामा कौन थी? वह एक पारसी क्रांतिकारी महिला थी और यह जो वहां के फ्रांस के क्रांतिकारियों से प्रभावित थी। 1913 सैन फ्रांसिस्को। 1913 सैन फ्रांसिस्को। 1913 सैन फ्रांसिस्को। क्या हुआ 1913 सैन फ्रांसिस्को में? वहां पर गदर आरंभ हुआ। गदर आंदोलन। मोहन सिंह भकना, इन्होंने गदर आंदोलन की स्थापना की। तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में मोहन सिंह भकना ने की थी।
गदर आंदोलन की खास बात क्या था? गदर आंदोलन उन दो प्रमुख आंदोलनों में से एक था जिसके द्वारा भारत से बाहर की बस्तियों पर, आउटसाइड इंडिया, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत की। अगस्त 1907 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1907 मैडम कामा, होप आई एम नॉट हिंडरिंग यू इन फ्रंट ऑफ बोर्ड, मैं हट जाता हूं। 1907, अगस्त 1907, मैडम कामा, स्टुअर्ट कांग्रेस, भारतीय झंडा। अगस्त 1907, मैडम कामा, स्टुअर्ट कांग्रेस, भारत झंडा, स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया। और हरदयाल ने अराजकवादी जो संघवादी थी, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की जो एक शाखा था उसका उन्होंने नियंत्रण संभाला। कम से कम 25 से 30 सवाल आपके प्रीलिम्स के हैं और ये सारे सवाल आसानी से एक जगह आपको नहीं मिलते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए कोई प्रॉब्लम? यस और नो? जल्दी बोलिए। अब आते हैं हम 1914 के आगे। इट्स फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड। 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1914 में इनिशिएट हो जाता है। अब इससे क्या है, भारत का जो एक राजनीतिक सामाजिक जीवन है उसमें जो युद्ध की जो परिस्थितियां हैं, जो भारत का जो सामाजिक आर्थिक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या करता है, भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके हमारे सामने आ जाता है। और इस समय क्या था, सेनाएं बाहर जा रही थी। सेनाओं के बाहर जाने से क्या हो रहा था, भारत में गोरे सिपाहियों की संख्या 15,000 थी। मात्र 15,000 गोरे सिपाही भारत रह गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सेनाएं बाहर जाने लग गईं तो भारत में मात्र 15,000 सिपाही रह गए। और तुर्की के विरुद्ध जो ब्रिटेन का युद्ध था, जो तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध, ये हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गया। जो तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध था, यह हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो गया। और बंगाल के जो अधिकांश क्रांतिकारी थे वो बाधा जतीन, जो जतीन मुखर्जी थे, जिनको बाधा जतीन कहते हैं, उनके नेतृत्व में संगठित होने लगे और लोगों ने रेल लाइनें उखाड़। लेकिन क्या हुआ, यह असफल क्यों रहा? समन्वय का अभाव। ये भी सवाल प्रीलिम्स का आंसर हो गया, समन्वय का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, वह क्यों असफल रहा? वह समन्वय का अभाव था। दूसरा, बाधा जतीन को दूसरा पॉइंट, बाधा जतीन को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बंगाल के आतंकवादी थे वह अपने ही, देखिए अब एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर यहां से आ रहा है। अब सवाल क्या बना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बंगाल का क्रांतिकारी आतंकवाद था वह विफल क्यों रहा? पहला, समन्वय का अभाव था। अब दूसरा आप यहां से निकालिए,
बाघाजतीन को लोगों ने ही पुलिस को सौंप दिया। जो पुलिस को, जो उड़ीसा का समुद्र था बालसोर में, वहां के निवासियों ने पकड़ लिया। ये क्या बताता है कि बंगाल के क्रांतिकारी अपने ही लोगों से अलग थलग थे। मैं बार बार कहता हूं, कि अगर आप विश्लेषित नहीं कर पाओगे सवाल गलत हो जाएगा। अब ये विश्लेषण से आ रहा है, यस और नो? यू आर गेटिंग दिस ओनली बाय द एनालिसिस। तो अपने ही लोगों से अलग थलग हो गए थे। तीसरा एक है कोमा गाटा मारू की घटना। आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। कोमा गाटा मारू की घटना, इस पर एक साल सवाल आया हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, हर किताब में लिखा हुआ है। लेट मी एनालाइज मोर। जो बहुत स्टेट फैक्ट्स है उसको हम छोड़ देते हैं। अब इस समय लखनऊ में एकता स्थापित होती है। अब आते हैं 1916 लखनऊ एकता। उन्नीस सौ 1916 की लखनऊ एकता पे हम आते हैं कि 1916 की लखनऊ एकता में क्या हुआ। अब जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय तिलक और गांधी दोनों ने अंग्रेजों की सहायता के लिए धन जुटाए। उन्होंने इस आशा से किया कि सरकार उनकी निष्ठा को सम्मानित करेगी और उनको कुछ रियायतें प्राप्त होगी। और तिलक ने क्या कहा, यह युद्ध के ऋण पत्र है। स्वशासन का पट्टा है। ये तिलक ने कहा। तिलक ने यह कहा कि जो यह हम लोग सहायता कर रहे हैं अंग्रेजों की, इस सहायता से क्या हो रहा है, यह युद्ध के ऋण पत्र हैं और होम रूल के पट्टे हैं। यह आप युद्ध के ऋण पत्र खरीदो और आप युद्ध का पट्टा समझो। और युद्ध को समर्थन देने के जो कोशिश हुई, उससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया कि वह भारतीयों का समर्थन, कि भारतीयों को बाद में कुछ रियायतें प्राप्त हो जाएं। अब भारतीयों की जो मांग थी, जो स्वायत्त शासन थी, वह होम रूल लीग से हमको सामने दी है। तो 1916 में लखनऊ में एकता हुई। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के दोनों धड़े एक हुए हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का कंबाइंड अधिवेशन हुआ है, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मुस्लिम लीग की है, कांग्रेस ने स्वीकार की है। जब हम सांप्रदायिकता पढ़ेंगे तो इस बात को समझाएंगे कैसे इस बात ने हमारे देश में सांप्रदायिकता को और मजबूत किया है। अब लेट्स स्टार्ट होम रूल लीग। होम रूल लीग से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। होम रूल लीग में दो महत्वपूर्ण लोग थे, तिलक, बेसेंट। तिलक और बेसेंट दो होम रूल लीग के बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। अब होम रूल लीग में हो क्या रहा था, होम रूल लीग आंदोलन था क्या? अगर हम यह देखें तो जब तिलक जून 1914 को सजा काट के वापस आए, तिलक जून 1914 को सजा काट के वापस आ गए। जब तिलक जून 1914 में सजा काट कर वापस आ जाते हैं, तो उन्होंने वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि जो माहौल है, परिस्थिति है, बहुत निराशाजनक है। अरविंद घोष संन्यास ले चुके थे, पांडिचेरी चले गए थे।
लाला लाजपत राय अमेरिका में थे। 1914 में कांग्रेस विभाजित थी और स्वदेशी जो अपने आंदोलनकारी थे उन पर अंग्रेज हुकूमत का दमन चल रहा था। और 1909 का जो संवैधानिक सुधार था उसके कारण नरमपंथियों में निराशा थी। तो होम रूल लीग में तिलक के जून 1914 के आने के समय निराशाजनक हालात थे। तो 1914 में जब तिलक वापस आते हैं तो बहुत निराशाजनक हालात थे। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशासन व्यवस्था का सुधार कैसे हो। तो तिलक ने खुद ही कहा कि हम हिंदुस्तान में प्रशासन व्यवस्था का सुधार चाहते हैं। कैसा? आयरलैंड में जैसे वहां के आंदोलनकारी मांगते हैं, आयरलैंड में जैसा वहां के आंदोलनकारी मांगते हैं। जिस तरह से अब एक सवाल हो गया, होम रूल लीग को कहां से प्रेरणा मिली है? तो आयरलैंड में जैसा वहां के आंदोलनकारी मांग रहे हैं सुशासन, वैसे ही भारत में किया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि हिंसात्मक, देखिए आप एक चीज नोट करिए, पहला दूसरा, तिलक उग्रवादी थे लेकिन कहा हिंसात्मक घटनाओं में मेरा विश्वास नहीं है। हिंसात्मक घटनाओं में मेरा विश्वास नहीं। तो उन्होंने पहली बात निराशाजनक माहौल देखा, आयरलैंड के आंदोलनकारियों की तरह उन्होंने सुधार की मांग की और कहा हिंसात्मक घटनाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है, यह हमारे विचारों के विपरीत है। सबसे महत्वपूर्ण जो आप गलत करोगे, अंग्रेज हुकूमत के प्रति निष्ठा दिखाया। ये आप नहीं टिक मारोगे अगर आप नहीं याद आएगा तो। तीसरा, अंग्रेज हुकूमत के प्रति निष्ठा दिखाया। अंग्रेज हुकूमत के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई, निष्ठा प्रदर्शित की। अब 1907 का जो सूरत का घटनाक्रम हुआ था उससे बहुत से लोग निराश थे और एक होना चाहते थे और वो एक हो गए। ये हो गए तिलक। अब आते हैं बेसेंट की तरफ। कम ऑन द बेसेंट, सी द सिमिलर इश्यूज विद बेसेंट। हमको समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि तिलक और बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग चलाई, दोनों की होम रूल लीग एक नहीं थी, इसलिए हमको इसको अलग अलग समझना पड़ेगा। एनी बेसेंट की जो राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई है? होम रूल लीग आंदोलन से हुई है। अब वो कब आई? 1893 में भारत आई। 1893 थियोसॉफिकल सोसाइटी, में एनी बेसेंट भारत आती है और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया। कहां बनाया? अड्यार। ये सब पीसेस का सवाल है। अड्यार में अपना कार्यालय बनाया। वो क्या चाहती थी? उन्होंने अपना एक ऑफिस खोला और 1907 में ब्रह्म विद्या का प्रचार, 1907 में 1907 में थियोसॉफी का प्रचार, 1907 में थियोसॉफी का वह प्रचार करने लग गई। जो आयरलैंड का होम रूल आंदोलन था उस तरह क्या था? भारत में स्वशासन की मांग। अब एनी बेसेंट कांग्रेस के नरमपंथियों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे और तिलक और गर्मपंथियों को कांग्रेस शामिल करें। अब इन्होंने क्या कोशिश शुरू की कि कांग्रेस को समझाने की कोशिश की कि वह तिलक को और गर्मपंथियों को शामिल करने, कांग्रेस में शामिल करने के लिए कोशिश की। और लेकिन जो 1914 का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इनके प्रयासों को कोई फायदा नहीं मिला। 1915 में एनी बेसेंट ने 2 अखबार शुरू किए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये 2 अखबार इन्होंने 1915 में आरंभ किया।
एनी बेसेंट ने 1915 में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यह 2 अखबार उन्होंने आरंभ किए और इस अखबार के माध्यम से उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया जाता है, वैसे ही यहां पर दिया जाए। और तिलक ने पूना में अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाया और फैसला किया ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्यों से परिचित कराया जाए। ग्रामीण जनता को कांग्रेस के उद्देश्यों से परिचित कराया जाए। यह वह बैकग्राउंड था जिस पर होम रूल लीग आंदोलन विकसित होने का प्रयास कर रहा था। तिलक ने 1916 के बेलगांव में प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की। 1916 तिलक बेलगांव होम रूल लीग। 1916 तिलक बेलगांव होम रूल लीग। 1916 में तिलक ने बेलगांव में अब होम रूल लीग की घोषणा कर दी। और उसी समय जमुना, ये सवाल कई बार आया हुआ है कि यंग इंडिया का प्रकाशन किसने शुरू किया? जमुनालाल द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक ने बंबई से यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय सारी भाषाओं में निकलता था। अब होम रूल एनी बेसेंट ने सितंबर तक इंतजार किया। कांग्रेस निष्क्रिय रही, उन्होंने भी होम रूल लीग की घोषणा कर दी। तो तिलक की होम रूल लीग पहले बनती है, बेसेंट की बाद बनती है। तिलक के बाद बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की घोषणा कर दी और जॉर्ज अरुंडेल, आप नाम बहुत सुनते हुए इनका, जॉर्ज अरुंडेल को अपनी होम रूल लीग का सचिव नियुक्त किया। कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कई नए छात्र दिखाई दे रहे हैं, शायद उनके लिए दिक्कत लग रही हो। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जस्ट यू अटेंड मोर एंड मोर क्लासेस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो जॉर्ज अरुंडेल को उन्होंने अपना सचिव नियुक्त किया। अब क्या हुआ? यह सवाल फिर इंटरेस्टिंग आ गया। तिलक बेसेंट, इन दोनों के होम रूल लीग का क्षेत्र क्या क्या था? कहां पर तिलक की होम रूल लीग है और कहां पर बेसेंट की है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार। अब महाराष्ट्र में बंबई छोड़कर, लीविंग असाइड बॉम्बे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र क्या क्या था? तो तिलक की होम रूल का क्षेत्र क्या था? कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई के अलावा मध्य प्रांत और बरार। तो क्या हो गया? तिलक ने और बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग का बंटवारा करे। बेसेंट बाकी क्षेत्र। अब फिर सवाल बढ़ गया, होम रूल लीग में बंबई किसके साथ था? अगला सवाल क्या हो गया? होम रूल लीग में बंबई किसके पास था? यह आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करो तो पक्का गलत हो जाएगा ये। इफ यू आर नॉट एबल टू मग इट, ये गलत ही होगा, सही नहीं हो पाएगा। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंबई, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार तिलक के पास था और बंबई उसके बाहर था, बंबई उसमें नहीं था। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बंबई, बरार कर देते, साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा साफ लिखा है। उसके अलावा सारे क्षेत्र किसके पास थे? वह बेसेंट के पास थे। अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बेसेंट के पास क्षेत्र ज्यादा था।
अब इन दोनों ने, अब ये सवाल फिर करो, जब दोनों का लक्ष्य एक था, जब दो होम रूल लीग क्यों? जब दोनों का काम एक है, दोनों की लक्ष्य एक है, तो दो होम रूल लीग क्यों, एक होम रूल लीग क्यों नहीं बनाई गई? इसका जवाब बेसेंट ने दिया था कि मेरे कुछ समर्थक तिलक को नहीं पसंद करते हैं और तिलक के कुछ समर्थक मेरे को पसंद नहीं करते हैं। तिलक ने क्षेत्रीय भाषाओं में जो शिक्षा है और जो भाषाई राज्यों की मांग है, उसके हिसाब से उन्होंने स्वराज की मांग से जोड़ दिया। तिलक में कोई क्षेत्रीयता या कोई संकीर्णता नहीं थी। छुआछूत के मामले में तिलक जातिवादी नहीं थे। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को समझाया, क्या समझाया? कि झगड़ा ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का नहीं है, झगड़ा शिक्षित और अशिक्षित का है। छुआछूत उन्होंने काम किया। होम रूल लीग ने अपना मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई शुरू की और जुलाई 1916 को जब तिलक का 60वां जन्मदिन था, एक बड़े समारोह में तिलक को 1 लाख की जो थैली भेंट की गई और फिर तिलक को उनके गतिविधियों के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। और तिलक का मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक का मुकदमा लड़ा। ये भी अच्छा सवाल है, तिलक का मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने तिलक का मुकदमा लड़ा। जो तिलक पर आरोप लगे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने तिलक पर मुकदमा लड़ा। एनी बेसेंट का संगठन, अब थोड़ा दोनों लीग की कंपेयर करते हैं। तिलक की लीग बेहतर थी, वो ज़्यादा एग्रेसिव थे। तिलक की जो एनी बेसेंट की लीग थी उसका संगठन ढीला था। एनी बेसेंट की लीग की 200 शाखाएं थी। एनी बेसेंट की लीग तिलक की लीग की तुलना में सदस्य बनाने में पीछे रही है। मार्च 1917 तक उनकी लीग की सदस्यों की संख्या केवल 7000 थी, जबकि तिलक की लीग की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी इसमें शामिल हुए। अब इन सारी गतिविधियों का एक लक्ष्य क्या था? हम आते हैं इस बात पे कि होम रूल लीग का लक्ष्य क्या था। होम रूल लीग की मांग के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन को छेड़ना, बड़े पैमाने पर आंदोलन को छेड़ना। अब 1914 में जो शुरू हुआ, जो 1916 में कांग्रेस का और लीग का समझौता हुआ। अब एक सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस और लीग के समझौते में कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार क्यों कर लिया? मुसलमानों के इस बात को स्वीकार क्यों किया? इस जवाब बिपिन चंद्रा इसका देते हैं कि अल्पसंख्यकों को यह लगे कि बहुसंख्यक उनकी बातों को स्वीकार नहीं, उनकी बातों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकारिणी का प्रस्ताव था, जो कांग्रेस कार्यकारिणी का प्रस्ताव था, यह पहली बार तिलक ने दिया। ये भी अच्छा सवाल है। कांग्रेस कार्यकारिणी का प्रस्ताव पहली बार तिलक ने दिया, जो स्वीकार नहीं हुआ। पहली बार तिलक ने दिया। जो कांग्रेस की कार्यकारिणी का प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव पहली बार तिलक ने दिया, लेकिन कुछ कारणों से, नरमपंथियों के विरोध के कारण वह स्वीकार नहीं हुआ। सरकारी दमन चलता रहा, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें हुई। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, नाम लिखिए आप, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सरकारी उपाधि नाइटहुड अस्वीकार कर दी। मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिंदा जैसे जो नेता थे, जो अब तक लीग में शामिल नहीं थे, इसमें शामिल हो गए। मानव मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिंदा, तमाम नरमपंथी नेता जो अब तक लीग में शामिल है, इसमें शामिल हो गए। उन्होंने
एनी बेसेंट और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई। तो होम रूल लीग में 3 महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना। अब सवाल क्या बनेगा कि कौन लीग में शामिल हुआ था? मालवीय, बनर्जी, जिन्ना। ओनली ए, ओनली बी, ABC। तो उन्हीं जो ये 3 महत्वपूर्ण नेता थे यह शामिल हो गए। और जुलाई 1917 को कांग्रेस की बैठक में तिलक ने कहा कि सरकार अगर रिहा नहीं करती है गिरफ्तार लोगों को, शांतिपूर्ण सहयोग, गांधी के पहले ही शांतिपूर्ण असहयोग की बात तिलक ने कह दी थी। शांतिपूर्ण असहयोग 1917 में उन्होंने कह दिया था कि अगर सरकार रिहा नहीं करती है, दमनात्मक कार्रवाई बंद नहीं करती है, तो शांतिपूर्ण असहयोग की बात उन्होंने उसी समय स्टार्ट कर दी थी। उसी समय दिसंबर 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें तिलक के प्रस्ताव पर 1917 में तिलक के प्रस्ताव पर बेसेंट अध्यक्ष। बड़ा मुश्किल होता है कि प्री को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। मेंस के लिए आसान होता है, प्री के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कहां से निकाला जाए। तो 1917 में कलकत्ता 1917 में कलकत्ता कांग्रेस में तिलक के प्रस्ताव पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब अगला सवाल, होम रूल लीग कमजोर क्यों पड़ा? होम रूल लीग कमजोर क्यों पड़ा? होम रूल लीग कमजोर क्यों पड़ा? क्या कारण था कि जो इतना अच्छा आंदोलन था वह अंत में कमजोर क्यों पड़ गया? पहला, बेसेंट गिरफ्तारी। पहला क्या हो गया? एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। बेसेंट गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ द एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग आंदोलन कमजोर क्यों पड़ा? पहली बात क्या हो गई? एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ कि उनकी इतनी सफलता के बावजूद एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई। जो नरमपंथी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, रिहाई के बाद निष्क्रिय, रिहाई के बाद नरमपंथी रिहाई के बाद निष्क्रिय। ठीक है, पहला क्या हुआ? एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई। दूसरा, जो नरमपंथी थे वह रिहाई के बाद निष्क्रिय हो गए। सरकार ने सुधारों का आश्वासन दे दिया, इससे लोगों को लगा काम हो गया। सरकार ने सुधारों का आश्वासन दे दिया, इससे क्या हो गया? लोगों को लगता है उनका काम हो गया। जिस लिए संघर्ष कर रहे थे वह संघर्ष की पूर्ति हो गई। और सुधार योजनाओं का जो घोषणा हुआ, चौथा, सुधार योजना घोषणा राष्ट्रीय खेमे में दरार, जो सुधार योजना हुई, जो घोषणा हुई, उससे क्या हुआ? राष्ट्रीय खेमे में दरार पड़ गई। और सुधार और शांतिपूर्ण सहयोग आंदोलन के मुद्दे पर एनी बेसेंट की दुविधा, अब इसमें से कौन सा 4 लिख देंगे कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मेंस की तरह से तैयार करोगे तभी हो पाएगा। अब एनी बेसेंट की दुविधा हो गई। दुविधा किस बात पे हो गई
सुधार और शांतिपूर्ण असहयोग के मुद्दे पर हो गई। तो अगर हम कहें तो एनी बेसेंट का ढुलमुल नीति, एनी बेसेंट ढुलमुल नीति, एनी बेसेंट ढुलमुल नीति, जो एनी बेसेंट की ढुलमुल नीति थी कि उनको दुविधा थी कि शांतिपूर्ण सहयोग करें या सुधारों की बात करें, वो ढुलमुल नीति हो गई। और जो नरमपंथियों के रूप में बदलाव कारण वह अकेले आंदोलन को खींच पाने में असफल हो गई, अंत में इंग्लैंड चली गई। और वहाँ उन्होंने इंडियन अर्नेस्ट के लेखक चिराल पर, ये बहुत अच्छा सवाल है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक चिराल पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा था। इसी मुकदमे के चक्कर में वो इंग्लैंड रही और वह एक सशक्त नेतृत्व देने में असफल रही। सातवां, तिलक विदेश, बेसेंट सशक्त नेतृत्व देने में असफल। ठीक है। उपलब्धियां क्या क्या रही इसकी, इस होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या थी? सबसे बड़ी बात क्या थी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन के जुझारू कार्यकर्ता दिए, राष्ट्रीय आंदोलन जुझारू कार्यकर्ता दिए। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के जुझारू कार्यकर्ता दिए, जिस पर गांधी जी के आंदोलन को बहुत से लोग तैयार हुए। जो चंपारण का, अहमदाबाद का खेड़ा का आंदोलन हुआ है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस होम रूल लीग आंदोलन के नेताओं के लिए। तो यह शायद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज था। अगर हम थोड़ा तिलक की और बेसेंट की होम रूल लीग की हल्का से तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि जो तिलक की लीग थी उसमें जोश ज़्यादा था, आक्रमण ज़्यादा था, सदस्य जरूर ज़्यादा बनाए, लेकिन जो बेसेंट की लीग थी उसने नए क्षेत्रों और नए समूहों को ढूंढने का प्रयास किया, सर्च करने का प्रयास किया। आई थिंक इट्स इनफ। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 1919। कोई कंफ्यूजन, किसी कोई दिक्कत? देखिए, मैं हमेशा अपने लेक्चर को ख़त्म करते समय 5-7 मिनट आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इस एग्ज़ामिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से है। रोज़ पर रोज़ नए लोग ज्वाइन करते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम किस तरह से हैंडल होता है। जो क्विज टाइप के सवाल हैं उससे आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। आईएएस बनना एक बड़ा काम है, अच्छा काम है, यह काम जरूर करना चाहिए, लेकिन उसकी एक कीमत है, वह आप देने को तैयार रहो। कीमत क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा विश्लेषण क्षमता चाहिए। अभी आप लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, अब मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आगे आपको दिखेंगी। जिन लोगों के पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है, रेगुलर नहीं है, मेरी उनको सलाह है वो सिविल सर्विस एग्जाम न दें, वो नहीं हो पाएगा। डोंट वेस्ट टाइम अनलेस अनटिल यू हैव ए फायर इन द बेली। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आग अपने अंदर नहीं है, आप इस परीक्षा को मत दें। इस परीक्षा को वही अभ्यर्थी दे जिसके अंदर आग बहुत ज़्यादा है, जिसके जीवन में सिवाय इस परीक्षा के कोई दूसरा काम है ही नहीं है। अगर आपके जीवन में इस परीक्षा के अलावा कोई और काम है, आप मत दें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने टीचर के लेक्चर के बजाय कोई और, आज एक लड़के ने लिखा कि साहब आप लोग शेड्यूल क्लियर नहीं करते हो, क्लास जल्दी ख़त्म नहीं करते हो, हमारा अगला शेड्यूल छूट जाता है। अगर आपका अगला कोई शेड्यूल आप उसको फॉलो करें, उसको छोड़ दो। आप अपने को नंबर में कोई यकीन नहीं है। हम पिछले 1 साल से 2 साल से जब से इलाहाबाद में काम कर रहे हैं, हमने अप्रैल 2019 में इलाहाबाद में काम शुरू किया है, तब से मेरी एक कोशिश है मुझे 25, 30, 35 ऐसे लड़के लड़कियां मिले जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं।
फिर उनमें साल 2 साल 18 महीने की मेहनत के बाद, मैं हमेशा बोलता हूं एक बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए 2 बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। 18 महीना चाहिए। अगर 18 महीना अगर आपके पास नहीं है तो आप इस परीक्षा के देने लायक नहीं बन सकते हो। आप 18 महीने से कम पे तैयारी नहीं कर सकते हो। आप हिमांशु प्रजापति का सवाल है, सर मुसलमानों का कैपिटल से क्या रिलेशन था जो कैपिटल चेंज होने पर शांत हो गए थे? बंगाल में जो विभाजन किया गया, वह विभाजन करते समय कहा गया कि जब ढाका एक नया राजधानी बनेगी वहां पर मुसलमानों का बहुमत होगा। आपने वह प्रक्रिया बंद कर दी। तो जब आपने बंगाल से, जब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, तो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने से क्या हो गया कि वह प्रक्रिया शांत होने लग गई। वह प्रक्रिया शांत। अगर आप इसको फिर समझने की कोशिश करें कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कि जो उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया, इस राजधानी के परिवर्तन से फर्क आया क्या? अगर राजधानी के परिवर्तन को समझने की कोशिश करें तो राजधानी के परिवर्तन से महत्वपूर्ण बात क्या हो रही थी कि जो एक बंगाल का एकीकरण था। अगर आप देखें जो अगस्त 1911 में, let's devote a few minutes time on this because someone has raised the issue कि how it is related with the मुसलमान। अब 1905 में जब आपने विभाजन किया तो आपने मुसलमानों को आश्वासन कुछ दिया कि आपको फायदा क्या हुआ। 1905 में जब आप क्या, आपने एक फायदे की बात की। जब 1911 में आपने इसको चेंज किया तो बंगाल का एकीकरण किया। बंगाल के एकीकरण को राजधानी को हटाकर दिल्ली ले आने से जोड़ा, जिसका प्रयोजन क्या था? मुसलमान की भावनाओं को शांत करना। आपने 1905 में उनको कुछ प्रॉमिस किया, 1911 में वो प्रॉमिस चेंज हो रहा है। अब उसने आपने क्या कहा? अब कलकत्ता राजधानी रहेगी ही नहीं। क्यों? कलकत्ता जो था वो हिंदुओं का गढ़ था। आपने जब बांटा था बंगाल को तो ढाका एक नया प्रांत बनाया था और कहा गया कि ढाका में आपको ज्यादा फायदा होगा। आपने उस फायदों को समाप्त कर दिया। तो जो मुसलमान भावनाएं विकसित हो रही थी, उद्वेलित हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए आपने राजधानी चेंज कर दी कि अब कलकत्ता राजधानी रहेगी ही नहीं, सेंटर दिल्ली हो गया। तो जो कलकत्ता में एक हिंदू बहुल इलाके की बात हो रही थी कि चूंकि कलकत्ता हिंदू बहुल, अगर आपने उसको खत्म कर दिया, विभाजन को रद्द कर दिया, तो जो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में जो बहुसंख्यक के कंट्रोल की बात आ रही थी, उस कंट्रोल की बात को डाइल्यूट करने के लिए आप बोला अब कलकत्ता राजधानी रहेगा ही नहीं। होप इट्स क्लियर? आर यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन? बोलिए। यह एक पॉइंट था। दूसरा क्या बोला? एक ज्यादा दूरदर्शितापूर्ण मुद्दा क्या था कि उनको दिख रहा था कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात चलेगी, तो गवर्नर जनरल और उसके शासन को, ब्रिटिश शासन को प्रांतीय स्वायत्तता के कंट्रोल से बचाने की आवश्यकता थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता के मुद्दे से हटाने के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। वीडियो अपलोड कर देंगे आप, डोंट वरी, आई विल अपलोड इट, डोंट वरी। तो हमारी जो कोशिश है, 1 अगस्त को अपना मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत पढ़ लिख कर ही मॉक टेस्ट दें। बगैर पढ़ लिख के मॉक टेस्ट देंगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट बहुत टफ होता है, हमेशा टफ बनाते हैं। जो मार्गदर्शन के पुराने हमारे विद्यार्थी, आप उनसे जरूर पूछें, वो आपको जरूर बताएंगे मार्गदर्शन का टेस्ट किस तरह होता है। टेस्ट बहुत हाई स्टैंडर्ड है,
इकोनॉमिक सर्वे और पर्यावरण सर्वे हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक मैगजीन आती है, जस्ट आई एम शोइंग यू द मैगजीन, जस्ट वेट 1 मिनट। यह पर्यावरण की एक एनुअल मैगजीन आती है, इसका नाम है डाउन टू अर्थ। इस डाउन टू अर्थ मैगजीन से हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे। दिस इज द मैगजीन। तो इकोनॉमिक सर्वे का हमने टॉपिक लिख दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन से टॉपिक है, वो आपको मैं 2 टॉपिक हमने चूज किए हैं। यह है डाउन टू अर्थ की मैगजीन, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। इसमें से हम आपके काम की चीज निकाल के वह आपको बताने की कोशिश करेंगे। यह आपको जितना हम पढ़ाएंगे उसी में सवाल पूछेंगे, जो नहीं पढ़ाएंगे उसमें सवाल नहीं पूछेंगे। आई होप इट्स गुड डे। आपने कुछ जरूर सीखा होगा, सीखने की कोशिश करिए। अपना प्रयास है कि आप लोग सिलेक्ट हों। ये मैगजीन हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है। डाउन टू अर्थ मैगजीन का हिंदी भी वर्जन आता है, इंग्लिश भी आता है। सेम विद इकोनॉमिक सर्वे, ये हिंदी में भी है, ये दोनों भाषाओं में है। देन टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन एंड विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू लेक्चर। थैंक्स।